Hello, hi, welcome to all in my class. Friends, today we will discuss about Indian economy. This is most important topic for your all kind of examination, first of all. And second, this is my favorite topic. And economics को लोग कहते हैं toughest subject है, but हम इसको easiest way में पढ़ेंगे. Alright, I just love economics. I'm PhD economics, so बहुत ही इंजॉय करके पढ़ेंगे, टेंशन लेके नहीं. सो लेट्स स्टार्ट. भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था. मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी निजी दोनों हों. आर्थिक दृष्टिकोण से भारत की गिनती विकासशील राष्ट्रों में. भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान देता है? तृतीय, बंद अर्थव्यवस्था, ना तो निर्यात ना ही आयात. ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता. समृद्ध अर्थव्यवस्था या बंद अर्थव्यवस्था. यह सत्य होगा कि भारत एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था है. किसी देश का आर्थिक विकास पूंजी निर्माण, प्रकृति संसाधन और बाजार पर निर्भर करता है. वैश्विक ग्लोबलाइजेशन घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण है. वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया से अभिप्राय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना. भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है दूसरे देश के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम करना. राइट सरकार? चलो. भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? 54%. भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी संरचनात्मक. भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन एकत्र करता है? NSSO, याद रखना. भारत में बेरोजगारी जो है चक्रीय, ग्रामीण, अल्प रोजगार और संरचनात्मक तीनों प्रकार की पाई जाती है. कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी? अदृश्य. कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप मौसमी, संरचनात्मक, घर्षणात्मक. प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत रहना. भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी? मौसमी, अदृश्य. वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर बनी हुई है? शिक्षित. छिपी बेरोजगारी यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी कौन सी है? कृषि क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में. संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण अपर्याप्त उत्पादन क्षमता. शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? शिक्षित. प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है समानता जहां श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है. क्लियर सरकार? चलें आगे. किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातकोत्तर डिग्री युवा नौकरी नहीं कर पाते? शैक्षिक. मौसमी, ऑप्शन मैंने पहले ही ले लिया. मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता. प्रच्छन्न बेरोजगारों को और किस नाम से जानते हैं? अल्प रोजगार. प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसकी विशेषता है? कृषि. वर्ष के अधिकांश हिस्से में रोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है सामान्य स्थिति बेरोजगारी. निम्नांकित में से कौन अर्थव्यवस्था में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? नीति आयोग. अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण आय में असमानता. भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर. मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया? इंदिरा गांधी ने. किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है? मध्य प्रदेश. निम्न में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए उपयुक्त है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक. निम्न में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी को दूर करने हेतु था? IRDP, ट्राइसिम और हमारा NREP तीनों. भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित हैं.
ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। दोनों सही है, दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। मतलब देखो, यहाँ नगरीय गरीबी के बारे में बात कर रहा है, ये सही है कि गरीब इसकी जड़ें गाँव में हैं, लेकिन इसका ये रीज़न नहीं कि गाँव में एजुकेशन का स्तर नीचा है इसकी वजह से। रीज़न सही नहीं है, मतलब कनेक्ट नहीं कर रहा है एक दूसरे का, लेकिन सही दोनों भी है। ग्रामीण में एजुकेशन का स्तर भी नीचा है और नगरीय गरीबी का जड़ जो है ग्रामीण इलाके से ही है। फिर आ गया हमारा ये बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित है हमारा स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, तीनों। निर्धनता अनुपात घट रहा है क्योंकि 15 से 59, याद रखना 15 to 59 ईयर की जनसंख्या सापेक्षतया अधिक है, ठीक। इसलिए निर्धनता का अनुपात घट रहा है, क्योंकि वर्किंग लोग ज़्यादा है ना, इसलिए काम कर रहे हैं तो निर्धनता कम होगी ही होगी, है ना। चलो, गरीबी के अनुमान हेतु कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? यहाँ पारिवारिक उपभोग आय, ठीक है ना। वर्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का वार्षिक प्रकाशन कौन करता है? वर्ड डेवलपमेंट, IBRD। वर्ड डेवलपमेंट, ये थोड़ा मुझे इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकॉन्स्ट्रक्शन, हाँ सही। वर्ड डेवलपमेंट का यही करता है, इसी को तो वो ही बोलते हैं वर्ड बैंक, राइट। सही है। मानव विकास सूचकांक HDI किसने बनाया? UNDP ने। SDI को मतलब SDI का आकलन कौन करता है? UNDP। मानव विकास अवधारणा किसके द्वारा दी गई? ये इसमें 2 क्वेश्चन है बेटा, 1 मिनट, वैसे 1 सेकेंड, अमर सेन होना चाहिए शायद। नहीं 1 सेकेंड रुक जाओ, जस्ट वेट। हाँ, लेट मी कन्फर्म। क्वेश्चन नंबर 43, 1 मिनट बेटा, है ना, 43। आप भी देखते जाओ, ये ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, कभी कोई ऐसा हो जाता है। ये देखो, महबूब ये 43 का B, आ जाओ, सीधे आ जाओ, ऐसे चेक कर लिया करो, इसलिए मैं वो देती हूँ आंसर। तो यहाँ कौन है? इसमें भी देखो, इसमें भी 45 में भी 2 हैं, चेक करेंगे, रुक जाओ। महबूब, ये अपना क्रॉस कर लेना, अमर सेन जी को क्रॉस कर लेना, गलती से लग गया है, ठीक है ना, इट वॉज बाय मिस्टेक। तो महबूब उल हक द्वारा, ठीक। अच्छा, इसको डार्क मैंने किया है कि यही सही है, लेकिन फिर भी। तो मानव विकास अवधारणा महबूब उल हक, ये। फिर निम्न सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में शामिल नहीं किया जाता? हमारा जीवन प्रत्याशा होता है, जिसे आपने ऊपर देखा, प्रतिबद्धता भी होता है, शिक्षा भी होता है, सामाजिक असमानता नहीं होता। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? ये हमारा सकल नाम निवेश दर, ये नहीं है, बाकी इसमें सेम कंडीशन है। 45 स्वास्थ्य भी होना चाहिए, पोषण भी होना चाहिए, जीवन प्रत्याशा भी होनी चाहिए, प्रतिबद्धता भी होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। सकल नाम निवेश का कोई मतलब नहीं, ठीक। फिर मानव विकास सूचकांक का आधार वही स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम प्रदेश मध्य प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP मानव विकास रिपोर्ट की पहली मानव रिपोर्ट कब जारी की गई? 2002 में। UNDP विकास रिपोर्ट भारत को किस श्रेणी में रखा गया? इसमें मध्यम मानव विकास श्रेणी में। कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है? लिंग अनुपात नहीं है, मतलब जीवन प्रत्याशा है, साक्षरता है और सकल नामांकन। ये देखो बेटा, यहाँ देखो, ये मैंने दे दिया। फिर से मैं यही बोल रही हूँ कि ट्रस्ट इज़ गुड बट ब्लाइंड ट्रस्ट इज़ ऑलवेज हार्मफुल। तो चलिए सरकार, ये हमारा हो गया, आगे बढ़ जाए। हमारा ये देख लिया आपने, देखो ये देखा, फर्स्ट हो गया हमारा। इसके बाद हम नेशनल इनकम पे आ जाते हैं। ज़्यादा बड़ा तो नहीं वीडियो हमारा हैंग वैंग करने लगता है।
ये भी रोने लगते हैं ना, हाय मेरे को बहुत कष्ट हो गया, बड़ी मुश्किल होती है। अभी हम नेशनल इनकम पे आते हैं, ठीक है ना। इसके MCQ। राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान विनिर्माण क्षेत्र का। भारत के राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत सेवा क्षेत्र। योजना में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? कृषि। वर्तमान में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? सेवाएं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होगी, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। नियोजन के आरंभ में भारत के सकल उत्पाद GDP में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र का योगदान 1993-94 में 55.11, 13.34 एंड 29.55 था, लेकिन जो 2014-15 में 17.5, 31.5 एंड 50.7 हो गया है। लेकिन आप अभी के परिप्रेक्ष्य में 2022-23 का देख के जाना, ठीक है ना, देख लेना प्रेजेंटली क्या है, ठीक। देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश NSSO की स्थापना 1950 में और CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 में। राष्ट्रीय आय क्या होता है? उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, NPFC जिसे बोलते हैं, ठीक। फिर हमारा आ गया बेटा, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होती है? गोवा। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य बिहार। 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अवसिंचित किया गया दादा भाई नौरोजी द्वारा। ड्रेन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग होता है? उत्पत्ति और आय दोनों। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। ऊपर आ जाइए, ये हमारा आ गया, वेट, 1949 में राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? PC महालनोबिस। स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय आय का संबंध किसने अनुमान लगाया? नौरोजी और फिंडलिस राज ने, ठीक। और स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना 4 अगस्त 1949 में, 1949 में, ठीक। 4 अगस्त तो समय दिया गया है, 49 में याद रखना। स्वतंत्रता बाद की समयावधियों के लिए राष्ट्रीय आय अनुमान को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था? इनमें से सभी, माने परंपरागत श्रृंखला, पुनरीक्षित श्रृंखला और नवीन श्रृंखला। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? ये हमारा किया जाता है उपरोक्त सभी दोनों आधार पर, यानी चालू मूल्यों पर भी और स्थिर मूल्यों पर भी। वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों की गणना 2004-05 के आधार पर। भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली कठिनाई अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती? पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का किसने आकलन किया? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? प्राथमिक क्षेत्र। भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? NSSO, बताया था ना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। कितना इंपॉर्टेंट है, देखो सब में आया। UPPCS ने भी पूछा, MP ने भी पूछा, SSC ने भी पूछा, सबने पूछ लिया, ठीक है ना। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप GDP। ये हो गया हमारा, आगे बढ़ जाओ। राष्ट्रीय आय का परिकलन किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जाता है?
ये सभी व्ययों द्वारा, सभी प्रकार के निर्गत द्वारा, सभी प्रकार के आय द्वारा। निम्न में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता? लॉटरी को नहीं किया जाता। बाकी मालिक के कब्जे में मकानों का आरोपित किराया, ये भी किया जाता है। और नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय, ये भी किया जाता है। और किसी मकान की बिक्री के लिए एजेंट को दिया गया कमीशन, ये भी होता है, लेकिन लॉटरी नहीं होता। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया था देश की कुल जनसंख्या से। भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा सही है? संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा एक सही ह्रासमान क्रम है? सेवा, उद्योग, कृषि। भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष 2011-12, ठीक। बेस ईयर अभी क्या है? 11-12। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का सर्वाधिक योगदान जीडीपी में, ये जो है तृतीय क्षेत्र का सर्विस सेक्टर। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य है। मूल्य ह्रास किसके बराबर है? सकल घरेलू उत्पाद निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर। निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय आय के समान की विधि, आय के मापन की विधि नहीं है? निवेश विधि। निम्न में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? मैट्रिक विधि। आय व्यय उत्पाद विधि है, ये नहीं है, ठीक। आगे चलो। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? अप्रत्यक्ष कर को, इनडायरेक्ट टैक्स को। जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए किसको घटाया जाता है? डेप्रिसिएशन यानी ह्रास को। सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास यानी डेप्रिसिएशन क्या बोलते हैं? निवल राष्ट्रीय उत्पाद। किसी देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास भत्ते काटकर। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र पानी में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियाँ निम्नलिखित में से किसकी जीडीपी का हिस्सा है? भारत। आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? अवितरित आय। राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखना आवश्यक है? निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात मूल्य को घटाया जाना। सकल घरेलू उत्पाद में इसका मूल्य है एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं सेवाओं का केवल बाजार के लिए उत्पादित, दिमाग खराब है। सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मूल्य है एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को, मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को इसमें ऐड किया जाता है जीडीपी में, ये बोल रहा है। हो जाता है कभी कभी, है ना। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय उत्पादन कार्यों का योगफल व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता? मूल्य ह्रास, डेप्रिसिएशन, ठीक। आगे चलो बेटा। निम्न में से जीडीपी का सबसे महत्वपूर्ण भाग, सबसे ज़्यादा जिसमें जीडीपी आता है वो कौन सा है? हमारा सर्विस सेक्टर। हो गया? आगे बढ़ जाए सरकार, परमिशन ग्रांटेड। चलो बेटा, ये हमारा हो गया। और ये हमारे ऊपर वाली जो 56 क्वेश्चन है अभी जो मैंने पढ़ाया नेशनल इनकम, इसके आंसर हैं, तो टैली जरूर कर लेना, ठीक है ना। ट्रस्ट करो, ब्लाइंड ट्रस्ट बिल्कुल मत करो। और जीडीपी में अर्थव्यवस्था
कि किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक होती है? सेवा क्षेत्र की। निम्न में से निवल राष्ट्रीय आय को बेहतर तरीके से कौन परिभाषित करता है? जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। ये हमारा मनी एंड बैंकिंग का 3rd चैप्टर आ गया। और मैं यही जो इसमें क्वेश्चन है ये करा दूंगी और यहीं से स्टार्ट में नेक्स्ट वीडियो भी हमारा होगा, क्योंकि आई होप यू अंडरस्टैंड काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं इसमें, वीडियो को मतलब अपलोड भी होने में, सेव भी होने में, तो थोड़ा मुश्किलें आ रही हैं, इसलिए छोटी छोटी वीडियो बना रही हूँ मैं। तो मनी एंड बैंकिंग का स्टार्ट कर देते हैं, क्विक रिवीजन जितना है क्वेश्चन उतना कर देते हैं, 12-15 जो भी है। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, क्राउमर। ग्रेशम का नियम मुद्रा के प्रचलन से है। मुद्रा, ये हमारा एक इंटरव्यू था सेंट्रल स्कूल में, तो उसमें पूछा गया था, ग्रेशम का नियम इम्पॉर्टेंट है। निम्न में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? मूल स्थिरीकरण। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह गर्म मुद्रा। हवाला, विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। हार्ड करेंसी, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। सॉफ्ट करेंसी, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। सस्ती मुद्रा, देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना। सस्ती मुद्रा का अर्थ है ब्याज की कम दर। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतर की प्रवृत्ति हो उसे सुलभ मुद्रा। दुर्लभ मुद्रा, ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो। सुलभ नहीं, दुर्लभ होगा, कॉमन सेंस। किन देशों की मुद्रा को, ये वाला ये मैंने क्वेश्चन बता दिया था क्या? बोलो। किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? विकसित देशों की। जिस मुद्रा में भुगतान करने की लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता उसे कहते हैं विदग्राह्य मुद्रा। भारत की विदग्राह्य मुद्रा रुपया। सही कथन कौन सा है देख लो बेटा, 1st, 2nd और 4th है। वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है, हॉट मनी होती है। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार घटता है, हार्ड करेंसी होती है। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तुलना में अधिक रहता है, सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना, विमुद्रीकरण। मुद्रा संकुचन का अर्थ होता है माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। मुद्रा प्रसार, इन्फ्लेशन। असत्य पूछ रहा है, याद रखना, ये अंडरलाइन कर लेना, क्या पूछ रहा है, ठीक है ना? पता चलता है पूछता कुछ और है, हम लगा के चले जाते हैं कुछ और। तो सत्य जान लेते हैं, असत्य तो आप देख ही रहे हो, ठीक है ना? सत्य पढ़ेंगे दिमाग में रहेगा, बोलूंगी कब से वही दिमाग, अगर सुन भी रहे वीडियो तो माइंड में रहेगा। भारत में मुद्रा प्रसार की दर की गणना थोक कीमत सूचकांक के आधार पर होती है। मुद्रा प्रसार के लिए माप के लिए कुछ वस्तुओं की खुदरा कीमतों को भी ध्यान में रखा था। मुद्रा प्रसार की दर नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं है। ये पढ़ लो, इन्फ्लेशन बहुत अच्छे से समझाऊंगी मैं, पक्का एकदम बहुत बढ़िया से। बस थोड़ा सा ये एग्ज़ाम्स आपके थोड़े निपट जाएं जो आपके सर पे हैं, देन हम पर्टिकुलर इसी पे आएंगे, इकोनॉमिक्स पे स्पेशल। तो फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट है, क्योंकि रॉन्ग पूछा है। निम्न में से कौन मुद्रा आपूर्ति में आपूर्ति नियंत्रण में मतलब सहायक नहीं है? तो ये हमारा बैंक दर भी सहायक है, और मुद्रा आरक्षित अनुपात CRR भी सहायक है, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स भी सहायक है, लेकिन हमारा मुद्रा बाजार नीति सहायक नहीं है। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, कीमतें बढ़ जाती हैं, ये हमारी मुद्रास्फीति कहलाती है। क्लियर मेरे बच्चों, मेरे प्यारों? तो ये अभी यहीं तक चलते हैं मेरे बच्चे, और यहीं से मैं 3rd से ही मतलब स्टार्ट करूँगी आपका वीडियो, ठीक है? नेक्स्ट जो आपका, क्योंकि काफ़ी मुश्किलें आ रही यार। अभी मैंने काफ़ी देर तक रिकॉर्ड किया, फिर वो चला गया, वापस करना पड़ रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ सकते हैं आप।